अच्छा फैसल साहब, मैं अपने इंट्रो के अंदर मैंने दो पहलू का जिक्र किया, लेकिन दूसरा पहलू शायद तवील गुफ्तगू की वजह से मैं गुफ्तगू कर नहीं सका उस पर। दूसरा पहलू इस आईनी तरमीम का मेरी नज़र में ये है कि जिस तरीके से इसको पास करवाया गया, हम तो जर्नलिज्म के तालिबे इल्म हैं, 16 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमने 18वीं आईनी तरमीम भी मंजूर होते हुए देखी थी यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ, सब कुछ साथ लेके 8-9 महीने के अंदर उसको शिक बाय शिक उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन ये बड़ी जल्दबाजी में हो गया। तो एक पहलू तो चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का, और दूसरा कि किस तरह से इसको आईनी जो इसको मंजूर कराया गया। लेकिन सर क्या कहेंगे, अब तो ये आइन का हिस्सा बन गया है ना, आपको लगता है कि इससे जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मजीद मजबूत होगी? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ और जुडिशल इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा हमला है। और ये जो तरमीम की गई हैं, दो कि ये जो पिछला ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नवाज ने 15 सितंबर को जो वो पेश करना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन था। ये उससे काफ़ी मेलो डाउन ड्राफ्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक फ्रीक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन स्पेशली होती हैं, उसमें हुकूमत या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो फरीक होते हैं। तो हम्म। एक फरीक अगर बेंच की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन की हैसियत इस तरह से बनाई गई है जिसमें हुकूमत को जो है वो अक्सरियत हासिल होगी। हम्म। तो वो आइनी बेंचेस जब बनाएंगे तो उन बेंचेस के फॉर्मेशन जो है आप लिटिगेंट्स के हाथ में दे रहे हैं, यानी दो पार्टियां होती हैं। तो इस ये तो जो बुनियादी असूल है इंसाफ की फरहमी के निज़ाम का कि इम्पार्शल जजेस होंगे और इम्पार्शल ट्रिब्यूनल्स होंगे जहाँ पे आपके केस सुने जाएंगे, हम्म। तो ये तो उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, हम्म। तो मेरे समेत बहुत सारे जो हमारे दोस्त वकला थे, हमने ही उनसे ये कहा था कि ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो है उसकी हम मुखालफत नहीं करते, हम्म। लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो मैथड है हम्म। इसको अडॉप्ट किया गया है वो गलत है। आर्टिकल 191 के तहत हम्म। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है। तो उस वक्त ये बावर कराया गया था, लेकिन उस वक्त जो कुछ जजेस अभी मौजूद हैं वो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, हम्म। और ये कहा गया कि आप आर्टिकल 191 के तहत जो आप खुद रूल बनाने की पावर रखते हैं उसमें ये अडॉप्ट कीजिए। और जो जुडिशल ओवररीच, जिसमें ये इस पे तो कोई डिनायल नहीं किया जा सकता कि जुडिशरी ने खासकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब के दौर में जो सो मोटो पावर्स हैं उनका बहुत अब्यूज हुआ है। हम्म। यानी वो आप समझो कि एग्जेक्टिव वो पार्लियामेंट की दाढ़ी तो अदालत ने अपने हाथ में रखी, हम्म। लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं था कि आप पार्लियामेंट की अदालत की दाढ़ी अब पार्लियामेंट के हाथ में दे दें। हम्म। इससे तो वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की जो तवाजुन है वो बिगड़ जो जाएगा। आइन में प्रोवाइड है वो बिगड़ गया है। हम्म। और ये फिर खींचातानी जो है ये ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इससे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लिटिगेशन जिसको ड्रम बीट किया गया कि बहुत केस पेंडिंग है, बहुत केस पेंडिंग है, अभी इतनी कन्फ्यूजन इन अमेंडमेंट्स के बाद आएगी हम्म। कि आप देखिएगा कि लिटिगेशन जो है वो चंद हफ्तों में ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम्म। बिकॉज कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है, ये इसका फैसला किसने करना है, फिक्सेशन कहाँ पे करनी है, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिसमें 5 जजेस का कहा गया है, क्या वो रिव्यू पिटिशन जो लार्जर बेंच ने सुनी होगी उसको ओवरटर्न कर सकते हैं, या जो पिछले फैसले जो कि जूरिस्प्रूडेंस ये है पूरी दुनिया में कि जो लार्जर बेंच है अगर उनका कोई आपने जजमेंट ओवरटर्न करना है तो उससे लार्जर बेंच बनेगा, हम्म। तो ही वो ओवरटर्न होगा। हम्म। तो ये चीज़ें जो हैं ये कबातें वहाँ पे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आएगा, और इसकी बहुत सारी और जहतें जो हैं वो आएंगी।